मैं कमिंग सर। यस यस, कमेंट आइए। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। यस सर। किस वर्ष आपने किया है? सर 2019 से लेके 2023 तक। सेशन आपका 2019 से 23 था। यस सर। मुझे बताइए कि अगर आपको किसी गांव में, एक तो बीओ बनने जा रहे हैं, किसी गांव में किसानों को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताना है, जानकारी देना है, उनकी विधियों पर जानकारी देना है, तो आप उनसे क्या क्या बात करेंगे, कैसे बताएंगे लेमैन किसान से? सर अगर ग्रामीण क्षेत्र में मुझे किसानों को जानकारी देनी हो, ताकि किसानी के बारे में, तो मैं सबसे पहले सरकार राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न स्कीम्स के बारे में और उनके बेनिफिट्स के बारे में उन्हें बताऊंगा। दूसरा, मैं उनको ये प्रोत्साहन करूंगा कि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, आप एक समूह बना ले एवं जो आप मिल के खेती करें और उससे जो उपज से जो आपको फायदा मुनाफा हुआ है उसको आप आपस में बांट सके प्रोडक्शन के रेशियो में। तीसरा, मैं उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ रुख करने में प्रोत्साहन करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप उनको प्रोत्साहित करेंगे। अभी आपके किसी पड़ोसी देश में इसका काफी प्रचलन किया गया और वहाँ शायद सक्सेसफुल नहीं, समस्याएं भी होंगी, सर। तो फिर आप कैसे ये करेंगे? तो जानकारी है कि किस देश में ऐसा हुआ था? यस सर। हाँ हाँ। श्रीलंका। तो फिर आप अपने किसानों को प्रमोट करने जा रहे हैं, तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर, ये निर्भर करता है। अगर अगर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करे एवं उसको एक एक तय सीमा तय कर ले कि उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको केमिकल्स का जो सिंथेटिक है उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन वो एक लिमिट दायरे में होगा। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम अपना सिंथेटिक केमिकल जो रसायन होता है उसे पूरी तरह से अगर उसे इस्तेमाल ना किया, पूरी तरह से 0% ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग सर, ऑर्गेनिक हो गया जो मेनली कार्बन से बने प्रोडक्ट्स को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे कार्बन से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सब ऑर्गेनिक कहते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया जो कार्बन से रिलेटेड, जो नेचुरली कार्बन ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट है उनकी सहायता से जब हम फार्मिंग करते हैं उसमें हम सिंथेटिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। एक प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है? तो प्लांट्स को मेनली सर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा में आवश्यकता होती है सर। हमारे देश में, इंडिया में, आपने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसमें से सर्वाधिक कमी किसकी है? सर हमारे देश में सर सर्वाधिक कमी पोटेशियम की है। कन्फर्म? नो सर, हमारे देश में सर्वाधिक कमी नाइट्रोजन की है। सही बताइए कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, यस, तो हमारे भारतीय कृषि कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में? सर ग्लोबल वार्मिंग के मेन कारण है जो ग्रीन हाउस गैसेस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन होना, और उसके कारण वो हमारे एटमॉस्फेयर में और पूरे क्लाइमेट में टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। हमारे देश में सर चूंकि धान और बहुत सारे फसल की खेती होती है, तो चूंकि उसे ठीक से डिकम्पोज नहीं किया है, तो वहाँ से जैसे धान की खेती होती है तो फील्ड से मीथेन गैस का प्रोडक्शन होते हैं, जिसके कारण वो मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। तो एवं ठीक से जो प्लांट ऑर्गेनिक और जो पराली जलाई जाती है उसके कारण, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे गैस उत्सर्जन होते हैं, उसके कारण वो एटमॉस्फेयर में जाके और एटमॉस्फेयर में पॉल्यूट भी करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। पानी को जलाने को लेकर जला करके ना जला करके अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कुछ सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए थे, तो दूसरा वैकल्पिक मार्ग हम क्या अपना सकते हैं?
जिससे पराली जो है हमारा डीजल हो सके? सर अभी हाल फिलहाल में सर मुझे केमिकल का तो नाम नहीं पता, एक केमिकल बनाया गया था, उसके कारण वो खेत में एक तय मात्रा में पानी में डाल के छिड़कने से जो पराली है वो आपके डिसॉल्व हो जाती है मिट्टी के साथ, एवं मिट्टी को फिर प्लाउइंग करके ट्रैक्टर से जोत कर उसे वो मिट्टी मिल जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है और पराली जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। चलिए बताइए कि क्या कारण है कि जो हमारे भारतीय कृषि उत्पाद जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो कम माने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है? आखिर में क्या कारण है इसका? सर मैं कंपटीशन होता है मार्केट में, आप यस सर। वो भारतीय प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि प्रोडक्शन ठीक ठाक कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? सर विदेशों में क्या होता है, जो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट किया जाता है उसे मार्केट में लाने से पहले प्लांट प्रोटेक्शन जो क्वारंटीन सेंटर वहाँ पे चेक किया जाता है कि उसमें जो केमिकल जो इंसेक्टिसाइड और हार्मफुल केमिकल है वो तय मात्रा से ज़्यादा ना हो। अगर वो तय मात्रा से ज़्यादा हो गए तो वो जो प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट किए उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखें तो दूसरे देशों में इंसेक्टिस जो केमिकल्स जो यूज़ करते हैं उसकी रेसिड्यू की हर लिमिट निर्धारित की गई है, से अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि यानी भारतीय जो है कंसस उसमें नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि हम उसी उत्पाद को प्रयोग कर लेते हैं तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन ये विदेशों में जब उत्पाद चले जाते हैं तो वहाँ कई स्टैंडर्ड होते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। नहीं सर, मेरा मेरा ये मानना है कि सर हम इस अपने स्वास्थ्य को लेके पिछड़े नहीं हुए, लेकिन जो तय मात्रा जो नहीं तो फिर जब स्वास्थ्य के पिछड़े आप नहीं हैं तो आप कैसे तब कह सकते हैं कि उसी अल्फांसो आम को जो फ्रांस ने कभी वापस कर दिया, कभी हमारे तिल जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जैसे रसिया से उसको वापस कर दिया गया, अभी भी कुछ उत्पाद, लेकिन उसी उत्पाद को हम भारत में उसका हम यूज कर लेते हैं, लेकिन विदेशों में क्या होता है कि हम छट जाते हैं वहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट जो है, हम जो है स्वास्थ्य के प्रति कंसियस नहीं। तो सर हम एक हद तक कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य, हमारी सरकार जो है स्वास्थ्य या हम स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं। आपने यूबीआई का नाम सुना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम? यस सर। क्या होता है? सर इसमें ये होता है कि जो किसान जो खेती करते हैं उनको एक सरकार के द्वारा एक कम से एक बेसिक इनकम प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपनी जो आमदनी और एक यूनिफॉर्म हो जाए और अपनी खेती को आगे बढ़ा सके, और इसके कारण उन्हें किसी से कर्ज या लेने की जरूरत ना पड़े। ये बात कब कहाँ पर है क्या? किसान को मिल रहा है? सर इस किसान को इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बताइए, भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कितनी संभावनाएं हैं? सर भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की और संभावना है, जैसे हम शुगर केन इंडस्ट्री ले सकते हैं, और वो जो फूड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो लघु उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे जैम जो अलग अलग फलों के द्वारा जैम या जेली जो बनाए जाते हैं या केचप या सॉस बनाए जाते हैं, उनको उस लघु उद्योग के द्वारा हम माध्यम से हम उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं। और हमारे सामने क्या सब चैलेंजिंग है ताकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? सर लघु फूड प्रोसेसिंग में हमें चैलेंजेस ये है कि हम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और की बहुत कमी है, और जो लघु उद्योग है उसको सेटअप करने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए होता है बिजली, पानी, और बहुत सारे जगहों पे ये कंटिन्यूसली हमेशा उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण, और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी एक अलग ये है, जो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो मेन रोड से लिंक नहीं है। ये सब समस्या के कारण हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारे लिए बहुत चुनौती। बिहार की जो युवा है कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और कोई दूसरा कहीं देख नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार के युवाओं में एस्पिरेशन की कमी है, आकांक्षाओं की कमी है? नो सर, मुझे नहीं लगता कि बिहार के युवाओं में आकांक्षाओं की कमी है। हमारे पास एक ही आकांक्षा है
सरकारी नौकरी और आकांक्षा है ही नहीं, ऐसे कमी नहीं है। सर सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे लघु उद्योग को बढ़ावा देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना एवं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को करना, जिसके कारण एक ग्रुप बना के हम छोटा मोटा एक कारोबार या बिजनेस चालू कर सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी बढ़ सकती है और हमें बाकी सब संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है? सर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के चर्चा होने का मुख्य कारण है कि ये इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स है, उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाता है और ये बहुत साधारण से प्रोडक्ट्स, जैसे उसमें वर्मी कंपोस्ट आता है, उसमें फसल के बचे हुए पराली और एवं जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, शहर से निकला ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो गीला कचरा है, जिससे मेनली हम लोग गीला कचरा है, उससे बनाया जाता है। और ये बनाना और ये इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अपने अपने हॉबी में गार्डनिंग किया है। यस सर। एक गार्डनिंग में एक शब्द आता है बोनसाई। यस सर। सुना है? यस सर। क्या है बोनसाई और ये कहाँ ज्यादा प्रचलन में है हमारे संसार में? सर बोनसाई एक ऐसे एक जो पेड़ ये एक सिल्वी कल्चर का पार्ट है, जिसमें पेड़ का जो कटाई छटाई करके हम उसे छोटे रूप में ले आते हैं और वो उस छोटे आकार के पेड़ को हम अपने घर में मेनली हम लोग सजाने ऑर्नामेंटल के तौर पे प्रयोग करते हैं। ये इसका ज्यादातर प्रचलन जापान देश में है। अच्छा, तो बताइए, आप जो गार्डन अपने यहाँ बनाए हुए हैं, कितना एरिया में है? सर वो मेरे मेरे गमले है, और गमले ज़्यादा एरिया नहीं है मेरे पास, 10-15 गमले हैं। तो कौन कौन सा प्लांट आपने लगाया है? सर मैंने मिंट का प्लांट लगाया, पुदीना का प्लांट लगाया, मैंने कड़ी पत्ता का प्लांट लगाया, जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते जाते, गुलाब का फूल लगाया, और एलोवेरा का लगाया, अश्वगंधा का लगाया, मेनली यही सब। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। प्रणाम सर। इम्प्रूवमेंट पिछले मॉक से इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, जो पिछले बार का था लिसनिंग, सुनने की शैली के बारे में बताया था, अभी भी इस पर ध्यान देना। जैसे हमने एग्रीकल्चर में पूछा था कि भाई आप जो लेमैन किसानों को आप कैसे समझें, क्या बात करें, कौन कौन सी विधि बताएंगे खेती की विधि, तो चले गया स्कीम पर, गवर्नमेंट के स्कीम। यस सर। जो विधि बताने की बात है, विधि पर बात। यस सर। उसमें तय सीमा, तय शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना है, तो तय सीमा जैविक खेती वाले, है ना, फिर से तय बोले, ये जो है थोड़ा सा शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान रखने की। उसको फिर से रिपीट कर दिया था, मतलब तय सीमा तय करेंगे, तय तो हो ही गया, तय हो गया। यस सर। इसको ध्यान देना है। बाकी जो एग्रीकल्चर वगैरह क्वेश्चन पूछा गया है, सबकी तरफ पूछा गया है, सबके आंसर अच्छे देना चाहिए। गार्डन के बारे में बोला गया था तुमको कितना एरिया में लगाते हैं, तो तुम जवाब यहाँ पर नहीं दे पाए, गमला में लगाते हैं, है ना। तो गार्डन का मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा इंटरेस्ट और हॉबी, एरिया के बारे में बताना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आंसर को ही थोड़ा सा और अच्छे से बना लो। अगर गार्डन नहीं बनाए हो, आंसर बना लो। यस सर। ठीक है। यस सर। प्लांट के बारे में बताएगा तो कुछ प्लांट का नाम नोट करो। यस सर। करी पत्ता, तुलसी पत्ता, है ना, कोई भी घर में मम्मी और चाची लगाएंगे, तुम घर में लगाए, है ना। यस सर। है ना, सही बात। यस सर। वो थोड़ा सा इसको चेंज करना है और सुधार करना है, ऐसे अच्छा थोड़ा चेंज हो रहा है। कैसे हो? यस सर। ठीक है ना। यस सर। सर कभी कभी होता है ना सर, इंटरव्यू हम आपको दे रहे हैं ना, तो कभी कभी हाथ में ज़्यादा पसीना आता है या फिर पैर मेरा थोड़ा मूवमेंट होता है सर, तो ये एक दिक्कत है सर जो मेरे लिए। उसको ऐसे हाथ को ऐसे रखो, अलग अलग जगह। यस सर। दोनों को अलग अलग रखो ऐसे। यस साथ में थोड़ा ज़्यादा ये होगा, पसीना ज़्यादा आएगा, पीछे को ऐसे रखो। ऐसे करो। सर कुछ आप रिव्यू दीजिए। ठीक है, कोई नहीं, जो कमियां हैं आपको बता दी जाएगी।
चलो कमलेश, थैंक यू सर। बंद कर दो।